वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस क्वेश्चंस। आज हम लोग उन प्रश्नों को पढ़ने चल रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे गए हैं और लगातार आए हुए हैं। बिना देर गंवाए चलते हैं, देखते हैं इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में पहली डायमेंशंस जो पूछी जाती हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा बी से हम लोग लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बी भी लिख सकते हो। फार्मूला यूज करेंगे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यह फार्मूला किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो फोर्स लगता है उसका यह फार्मूला है। तो बी की डायमेंशन निकालना है। एफ इक्वल टू बी इक्वल टू एफ अपान आई एल साइन थीटा। तो बी की जो डायमेंशन बेटा हो जाएगी वो हो जाएगी एम एल टी माइनस टू अपान ए इंटू एल। आई को ए लिखते हैं, ये हो जाएगा एल एल कट जाएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो एक डायमेंशन ये हो गई, ठीक है ना। अगली डायमेंशंस जो कि है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको म्यू नॉट बोलते हैं। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसकी यूनिट हम सीधे देखते हैं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट यह न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, यही याद रखो। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखने की ज़रूरत है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और तब डायमेंशन म्यू नॉट की हो जाएगी। न्यूटन का मतलब होता है एम एल टी माइनस टू अपान एम्पियर को ए ही से लिखते हो तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अगर तुम्हें यह वैल्यू निकालनी है कि कहाँ से ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आया है तो ये हम बता देते हैं। ये है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ सभी लोग 12th में पढ़ते हैं, जो 11th में है वो 12th में जाके पढ़ेंगे। डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डी बी की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ हो जाएगा। खाली यहाँ यूनिट रख रहे हैं एम्पियर मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से ये मीटर कट गया, यहाँ मीटर से ये मीटर कट गया, एम्पियर यहाँ चला आएगा। यूनिट ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगी, यहाँ से ये एम्पियर इधर चला आएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिट है, याद रख लो। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की पूरी वैल्यू भी तुम लोग याद रखो। ये होता है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये याद रखो, लगातार ये याद रहता है तो आ जाएगा। ठीक है, अगली डायमेंशन बच्चों है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम की हो सकती है, किसी स्पेस की हो सकती है, फ्री स्पेस की हो सकती है, वैक्यूम की हो सकती है। ये वैक्यूम की है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही चीज़ हम लोग याद रखेंगे और इसी से हम लोग एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने चल रहे हैं। तो कूलाम का मतलब 80 होता है, 80 का होल स्क्वायर ओवर न्यूटन का मतलब फोर्स है एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम एल टी माइनस टू, यहाँ एल की क्यूब हो जाएगा। अब यह डायमेंशन आ जाएगी m-1, एल ऊपर जाएगा l -3, टी की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 +4 हो जाएगा और A2। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, चाहे मीडियम की हो चाहे किसी और चीज़ की हो, यूनिट वही होगी। ठीक है ना, ये वैल्यू बदल सकती है अलग अलग मीडियम के लिए, लेकिन ये यूनिट वही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डायमेंशन हमारी आ जाएगी। अगला जो हमारा डायमेंशन है डायमेंशंस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट होता है, कूलाम्स लॉ में आता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अभी हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की निकाली थी तो उसकी यूनिट इसका उल्टा होगी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अगर इसकी डायमेंशन हमको निकालनी है तो 4 पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो केवल न्यूटन mL/T-2 मीटर स्क्वायर यानी L2, और कूलाम का मतलब AT होता है तो A²T²। तो ये हो जाएगा mL3T-4A-2। सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारी डायमेंशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कंपटीशंस के लिए डायमेंशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अगली डायमेंशन हमारी है डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो होती है W/Q। तो इसकी अगर डायमेंशन हम लोग निकालने चलेंगे तो W होगा mL2T-2 ओवर Q की जगह AT। तो ये हो जाएगा बेटा mL2T-3A-1। इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। अभी पीछे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की निकाली थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल ली। ठीक, अब हम लोग देखने चल रहे हैं डायमेंशंस ऑफ E/B, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों E/B जो होता है ये एक फार्मूला जान लो, यह वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। अब कुछ बच्चे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालना शुरू करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड की निकालना शुरू करेंगे और तब दोनों का रेशियो निकालेंगे। अभी हमने जस्ट इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाली है और सबसे पहली जो डायमेंशन थी वो भी मैग्नेटिक फील्ड की थी। दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो तुम देखना कि L/T-1 आ जाएगा। लेकिन E/B जो होता है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखेंगे तो E/B का जो रेशियो आता है वो वहाँ लाइट की स्पीड के बराबर होता है और E और B किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, कोई चार्ज पार्टिकल अगर उसमें से जा रहा है तो वह वेलोसिटी के बराबर होता है। तो डायमेंशंस ऑफ E/B अगर करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा सीधे L/T-1। कोई गुणा गणित, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशंस आती हैं। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बच्चों वो है डायमेंशंस ऑफ μ0ε0 या कभी कभी इस चीज़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/√μ0ε0। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं, है दोनों चीज़ मैथमेटिकली बराबर। ठीक, ये पावर माइनस ऑफ 1 करोगे तो μ0ε0 की पावर प्लस ऑफ हो जाएगी जो कि √ के बराबर होता है। तो अब देखो ये भी EM वेव की बहुत अच्छा इक्वेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि 1/μ0ε0 जो होता है वो c होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये चाहे लाइट की स्पीड हो चाहे कोई स्पीड हो, डायमेंशन में तो वो बराबर ही रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ 1/√μ0ε0 ये हो जाएगा बेटा L/T-1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है μ0ε0 की पावर -12। तो यह डायमेंशन लाइट की स्पीड के बराबर होती है और लाइट की स्पीड की डायमेंशन L/T-1 होती है। इसी तरह से अगर डायमेंशन हमको पूछिए डायमेंशंस ऑफ μ0ε0 ये पूछी जाए तो अभी पिछले में हमने देखा था कि 1/√μ0ε0 ये किसके बराबर है? c के बराबर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो μ0ε0 को अगर हमें निकालना है तो पहले इसको स्क्वायर कर दो, तो 1/μ0ε0 = c²। तो μ0ε0 क्या हो जाएगा? 1/c²। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? μ0ε0 की डायमेंशन क्या हो जाएगी? 1/L/T-1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये जाएगा ऊपर L-2 हो जाएगा T+2। तो इस तरह से यह डायमेंशन हमारी किस चीज़ की हो गई? L-2 T+2 ये हो गई
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। तो इस तरह के क्वेश्चन जब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट में आते हैं, जो भी पूछा जाए तुम्हें यह रिलेशन याद रखना है। बिना इस रिलेशन के तुम इस तरह की डायमेंशंस को मत निकालना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन रख रख के मत निकालना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है और इसके लिए दोनों डायमेंशन याद होनी चाहिए। यहाँ बिना डायमेंशन के याद हुए ही हम काम कर ले जाएंगे अगर ये फार्मूला याद है। तो डायमेंशन है हमारी 9वीं डायमेंशन, वो है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहो, पोटेंशियल कहो, है ना, पोटेंशियल कहो, ईएमएफ कहो, है ना, वोल्टेज कहो, ये सब डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे। तो V का फार्मूला होता है बेटा W/Q। तो डायमेंशन ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, mL2T-2, और चार्ज क्या होता है AT कर देना, mL2T-3 हो जाएगा A-1। सभी लोग को पता है T-1 ऊपर जाए, T ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा A-1 हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन वोल्टेज की डायमेंशन। अगली डायमेंशन बच्चों है डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ तुम लोग जानते हो R=V/I होता है। यहाँ पर डायमेंशन हम तब निकाल सकते हैं जब वोल्टेज की डायमेंशन हमको पता हो, लेकिन हम तुम्हें एक नया तरीका बता रहे हैं, उससे डायमेंशन निकालो। वो डायमेंशन यहीं के बराबर आ जाएगी। वो डायमेंशन है, एक फार्मूला लगाते हैं H=I²RT। ये हीट का फार्मूला है। किसी तार में अगर कोई करंट आई जाती है T टाइम के लिए, तो जो हीट पैदा होती है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है, H=I²RT। तो यहाँ से R हो जाएगा बेटा H/I²T। तो डायमेंशन ऑफ R हो जाएगी, H को लिखोगे mL2T-2 और इसको A², इसको T लिखोगे तो ये हो जाएगा mL2T-3A-2। तो बहुत इजीली ये डायमेंशन तुम्हें रेजिस्टेंस की मिल जाएगी। यहाँ से निकालोगे तब भी आएगी, लेकिन हम इसी को रिकमेंड करेंगे, इस फार्मूले को। यही फार्मूला याद रखो, इससे जल्दी तुम्हारा हर चीज़ आ जाएगी। यहाँ से करोगे तो V की जगह करोगे W/Q/I। Q को लिखोगे IT, तो W/Q की जगह I लिखोगे तो I×T×I। तो R की डायमेंशन, अब ये W/Q किसी को नहीं मालूम तो नहीं आएगा, तो W को लिखोगे mL2T-2 और यहाँ हो जाएगा AT×A, यानी कि mL2T ऊपर जाएगा -3 और A-2। तो डायमेंशन हमारी दोनों से वही आनी है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे हमें I और TH मिल जाएगा, सीधे कर लोगे। यहाँ V की जगह W/Q रखना पड़ेगा, Q की जगह IT रखना पड़ेगा। ये अगर मालूम होगा तभी इससे बढ़ पाओगे, नहीं तो ये डायरेक्ट फार्मूला तुम लोग को लगा लेना चाहिए। अगली जो डायमेंशन हम लोग को निकालनी है वो है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C = होता है बेटा Q/V, ठीक है ना। तो Q/V है, तो अब इसकी डायमेंशन V को क्या लिख सकते हो, W/Q। तो C बराबर हो जाएगा Q²/W। अब C की डायमेंशन, Q का मतलब AT होता है, तो A²T²/mL2T-2। तो यहाँ से जो C की डायमेंशन है वो हो जाएगी, M ऊपर जाएगा m-1L-2, T⁻⁻2 ऊपर जाएगा T⁻+2 हो जाएगा +2 +2 +4 A²। ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन हो गई, ठीक है ना। एक और तरीके से कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकाली जा सकती है। C = Q/V तुमको याद रखना है। एक और तरीके से यह डायमेंशन निकल सकती है, वो है एनर्जी, है ना। तो एनर्जी अगर हमें मालूम है एनर्जी का फार्मूला, तो एनर्जी का फार्मूला होता है, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो होती है ½ Q²/C। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q²/U। तो तुम देख रहे हो कि Q²/U, तो जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वही इसकी भी होती है। तो अगर तुम इसको ध्यान दोगे तो C = Q²/U आ गया। तो Q क्या होता है, AT, A²T² U क्या है, mL2T-2, और फिर वही डायमेंशन तुम
पा जाओगे, यानी कि वो जो माथापच्ची हमने शुरुआत में किया था इससे बच गए तुम। तो जनरली हम लोग जब भी कोई डायमेंशंस को निकालने का प्रयास करें तो हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला है जो एनर्जी के रूप में हो या जिनकी डायमेंशंस हमको पहले से पता है। तो U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी में सीधे सी इधर कर दो, क्यू स्क्वायर बाई यू आ गया। हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी, ठीक है, और आसानी से हमको ये मिल गया। अगली जो डायमेंशंस है वो हम निकालने चल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो कहते हैं हिंदी में, इनकी डायमेंशन निकालने चल रहे हैं। तो कोई भी कॉइल, किसी भी कॉइल में इस तरह की कॉइल होती है, इस कॉइल में की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। किसी करंट के अपोजिंग किसी करंट को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस होती है। तो इसका भी किसी भी इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है। हमने बताया एनर्जी का फार्मूला बड़ा आसान होता है, तुरंत एल बराबर क्या हो जाएगा 2u अपान आई स्क्वायर। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML2T - 2, ये करंट है, एम्पियर का स्क्वायर ऊपर जाएगा, एम्पियर की पावर -2 हो जाएगा। बहुत आसान डायमेंशन है, बहुत पूछी जाने वाली डायमेंशन है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी यूनिट भी कभी कभी आती है, तो यूनिट को लिख देना हेनरी और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, चाहे कहो तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर चाहे हेनरी। कभी कभी ये भी डायमेंशन आई है कि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर की डायमेंशन क्या है या हेनरी की डायमेंशन क्या है ना। इफ़ द यूनिट इज हेनरी देन व्हाट इज द डायमेंशन। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर निकल आते हैं। अगली जो है डायमेंशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। आप लोग लगातार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बची हुई हैं। ये डायमेंशंस हैं L/R CR √LC, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं और इन इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में L यानी सेल्फ इंडक्टेंस, R यानी रेजिस्टेंस, C यानी कैपेसिटेंस, R यानी रेजिस्टेंस, यहाँ L सेल्फ इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस। यहाँ L जो है वो सर्किट एलिमेंट है, इंडक्टर है, ठीक है ना, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। यहाँ L लेंथ ना समझा जाए, 11th के बच्चे इसको L समझ सकते हैं, लेकिन जब 12th पार हो जाएंगे तो वो LCR सर्किट पढ़ लेंगे, तब उनको पता लगेगा कि जब ये L और C एक साथ आए तो जान लो कि वो L लेंथ नहीं है। मैकेनिक्स में L को लेंथ लिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में L को इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस लिया जाता है। तो बेटा L/R जो होता है यह भी एक टाइम होता है, यहाँ ध्यान देना। L/R CR है ना, ये सब और √LC, इसको रट लेना सभी लोग। ये क्या है, ये सब इज ए टाइम। क्या होता है ये √LC L/R CR, ये सारी चीज़ें एक टाइम होती हैं, ये सब टाइम है, ठीक है ना। ये L/R CR को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। और जब LC ऑसिलेशंस होते हैं तो उसमें √LC × 2π ये ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होता है। कुल मिला के ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, एक प्रकार के टाइम हैं। तो √LC की डायमेंशन पूछी जाए तो सीधे लिख दो T, L/R की डायमेंशन पूछी जाए लिख दो T, CR की डायमेंशन पूछी जाए लिख दो T। तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ये आ गई। अब पूछा जाता है, मान लो तुमसे पूछा जाए, अब ये डायमेंशन हमसे पूछा जाए C² LR की डायमेंशंस, ठीक है ना, डायमेंशंस ऑफ C² LR। तो C² LR की जब डायमेंशन पूछी जाए तो कोई बहुत रॉकेट साइंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर किसी लड़के को L की मालूम है, R की मालूम है, C की मालूम है तो वो रखे पूरा। लेकिन ये IIT में पूछा गया प्रश्न है, इसको इस तरह से नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है हमको, C² है, L है, R से मल्टीप्लाई कर दो, R से डिवाइड कर दो, R से मल्टीप्लाई, R से डिवाइड। अब क्या हो गया, ये देखो ये L/R हो गया,
सी आर का होल स्क्वायर और एल बाई आर। अब बताओ सी आर की डायमेंशन क्या होगी। अब अगर डायमेंशन पूछा गया तो सी आर की डायमेंशन कितनी है, टी है, तो टी स्क्वायर हो गया इंटू एल बाई आर, एल बाई आर भी टी है, तो बताओ टोटल डायमेंशन क्या हो गई सी स्क्वायर एल आर की, टी क्यूब। वेरी सिंपल। तो इस तरह तुम्हें ये कॉम्बिनेशंस याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशंस अगर तुम्हें क्लियर हैं तो ये डायमेंशंस तुम्हें पता हो जाएंगी और इन कॉम्बिनेशन से तुम बहुत सारी डायमेंशंस को निकाल सकते हो। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। अभी तक हमने केवल इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस जो पूछी गई हैं उनको आज देखा, लेकिन अब जो इनसे रिलेटेड डायमेंशंस के जो 3 यूजेज हैं, इन पर जो आए हुए प्रश्न हैं, इनको अगले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 में लगाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।